लास्ट क्लास में हमने जैसे कांस्टेंट मोशन पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग वेइंग मशीन के बारे में पढ़ेंगे और स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। वेइंग मशीन का काम होता है कि वेट को मेजर करना, और जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसका काम मास को बैलेंस करना होता है, और अगर मास पता है तो वेट भी बताया जा सकता है। तो अब ये कैसे काम करते हैं ये दोनों, इस बात को समझा जाए तो हम हेडिंग अगर देते हैं वेइंग मशीन, और वेइंग मशीन के बारे में आप ये समझें कि वेइंग मशीन नॉर्मली एक मशीन होती है जिसमें आपने कई बार वेट लिया होगा। स्टेशंस में भी होती है, अब स्टेशन में वेट लेते हो या किसी डॉक्टर के पास जाते हो या घर में भी रखते हैं लोग, ठीक है। तो ये वेइंग मशीन है और इसने वेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये मशीन किसी फिक्स सरफेस के ऊपर रखी है, और आप अगर इसके ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप मशीन के ऊपर खड़े होए तभी वो वेट बताएगी। अगर आप हाथ से भी फोर्स लगाएंगे तब भी मशीन कुछ ना कुछ वेट बताएगी। तो होता क्या है कि जब मशीन के ऊपर आप कोई फोर्स लगाते हैं तो ये एक्शन होगा, तो मशीन वापस वही फोर्स आपके ऊपर दोबारा लगाएगी, तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। और ये जो आपने एक्शन किया या रिएक्शन किया, ऑब्वियसली ये दोनों बराबर होते हैं। तो जो मशीन की रीडिंग होती है, वेइंग मशीन की जो रीडिंग होती है, ये इसी एफ के बराबर होती है। तो आप ये कह सकते हो कि मशीन ने जितना भी फोर्स लगाया है वापस से, उतना ही उस मशीन की रीडिंग आएगी। अब अगर इस मशीन को ऊपर कोई मैन खड़ा होता है, तो मैन ने मशीन के ऊपर क्या फोर्स लगाया? कई लोग आंसर देते हैं कि mg का फोर्स लगाया, तो वो गलत है। मैन और मशीन आपस में कांटेक्ट में है, और कांटेक्ट में होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगे। तो मशीन ने मैन के ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स N लगाया होगा, और मैन ने मशीन के ऊपर एक कांटेक्ट फोर्स N लगाया होगा। तो मैन मशीन पे फोर्स N लगा रहा है, मशीन मैन पे फोर्स N लगा रही है। ये दोनों एक्शन और रिएक्शन के पेयर है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मशीन की रीडिंग आएगी ये इसी N के ही बराबर आएगी। जितनी भी कांटेक्ट फोर्स लगा है, जितना भी फोर्स मैन ने मशीन पे लगाया है, या जितना भी फोर्स मशीन ने मैन पे लगाया है, उतनी उस मशीन की रीडिंग होगी, ठीक है। अब अगर हम मैन को अलग से देखते और मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, तो मैन के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? एक N का फोर्स लग रहा है, देख सकते हैं मशीन ने लगाया है, और एक उसका खुद का वेट है mg। अगर मैन का मास m का है तो मैन का खुद का वेट होगा mg, और क्योंकि मैन एक जगह पे रुका हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि n और mg एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और n और mg के बराबर होने चाहिए तो रीडिंग भी mg के ही बराबर हो जाएगी। तो जो रीडिंग मशीन बताएगा वो मैन के वेट के बराबर बताएगा जरूर, लेकिन रीडिंग बताया क्या है? रीडिंग मेजर किससे किया है? रीडिंग मेजर उसने किया है कि कितना नॉर्मल रिएक्शन मैन ने मशीन पे लगाया या कितना नॉर्मल रिएक्शन मशीन ने मैन पे लगाया, वही रीडिंग होगी। और मैन का डायग्राम बना के हम समझते हैं एफबीडी बना के कि एन और एमजी बराबर है, तो रीडिंग भी एमजी के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब अगर यही मशीन किसी इंक्लाइन सरफेस में रखी होती, मान लो ये मशीन रखी है और इसके ऊपर एक मैन खड़ा हो जाए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर मैन खड़ा हो जाएगा तो मशीन की रीडिंग क्या आएगी? तो आप ये कह सकते हो अगेन, यहां पर मशीन ने मैन के ऊपर एन लगाया होगा, तो मैन ने मशीन के ऊपर एन लगाया होगा, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। अब जहां तक मैन की बात है, मैन की अगर हम बात करते हैं तो मैन पर क्या क्या फोर्स लग रहे होंगे? मैन पे फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन जो कि लगा है, और मैन पे फोर्स लग रहा होगा mg cos थीटा इस तरफ और mg sin थीटा इस तरफ। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमें इंटरेस्टेड है इस नॉर्मल रिएक्शन में, और क्योंकि मैन का मोशन इस डायरेक्शन में कुछ नहीं होने वाला है, तो मैन पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन और मैन का mg cos थीटा बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा, और यही इस मशीन की रीडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस केस में कांटेक्ट फोर्स निकालकर रीडिंग निकाल सकते हैं। अगर इस केस में मैन खड़ा था तो मैन की इतनी रीडिंग आई, और अगर इस केस में आपने फोर्स F लगाया तो F के बराबर रीडिंग आ गई। अब ऐसा हो सकता है कि मैन खड़ा है और F का फोर्स आप और लगा दो, मतलब आपने कोई और, आप खड़े हो
और आप मशीन के ऊपर खड़े हो और आपका कोई दोस्त है, उसने एक पैर रख दिया और फोर्स एक्स्ट्रा एफ का फोर्स लगा दिया, तो अब इस मशीन की रीडिंग क्या होगी? तो आप ये कह सकते हो कि अगर एफ लगाओगे तो मशीन उल्टा एफ वापस लगाएगी, और मशीन अगर उल्टा एफ वापस लगाएगी तो मशीन ने टोटल फोर्स कितना लगाया, या मशीन के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगा, एक ही बात है। मशीन के ऊपर टोटल फोर्स एफ प्लस एन का लगा, तो मशीन ने वही एफ और एन का फोर्स, टोटल फोर्स रिएक्शन में भी दिया है। तो अब जो रीडिंग होगी वो एन के बराबर नहीं होगी, अब जो रीडिंग होगी वो एन प्लस एफ के बराबर होगी। ठीक है, यहां पे हमें एफ जोड़ना पड़ेगा क्योंकि मशीन ने एन भी लगाया है, मशीन ने एफ भी लगाया है, एन प्लस एफ, और एन कितना था, एम जी, तो एम जी प्लस एफ, मतलब जो रीडिंग आएगी वो आपके एक्चुअल वेट से ज्यादा आएगी, क्योंकि तुम जो खड़े हो वो तो वेट बताएगा ही बताएगा, बाकी आपके फ्रेंड ने जो फोर्स लगाया एक्स्ट्रा वो उसकी रीडिंग में जुड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर हम इस वेइंग मशीन को लिफ्ट के अंदर रख देते हैं तो अब क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, वेइंग मशीन इन लिफ्ट। तो अगर एक लिफ्ट है, उसके अंदर हमने वेइंग मशीन को रख दिया है और इसके ऊपर एक मैन खड़ा हुआ है। अब इसमें कई केसेस हो सकते हैं। केस वन ये है कि लिफ्ट एट रेस्ट और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, लिफ्ट या तो रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो अगर आप मैन का एफबीडी बनाते तो मैन के एफबीडी में क्या क्या फोर्स लगते? एक फोर्स लगता मैन के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन का जो मशीन ने लगाया, और मैन का जो वेट होता वो mg लगता। हमको पता है कि मशीन ने जो फोर्स लगाया है n वही रीडिंग होगी, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रीडिंग आनी चाहिए ये वही मैन के ऊपर लगाने वाला नॉर्मल रिएक्शन जो मशीन ने लगाया है, और ये n और mg एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, और एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब जो फोर्स होंगे वो बैलेंस होंगे। ठीक है, सेकेंड केस में आते हैं। लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड्स। अब जो लिफ्ट है इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो लिफ्ट के अंदर एक मशीन है, मशीन के ऊपर एक मैन खड़ा है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मैन का अगर हम डायग्राम बनाते हैं एफबीडी तो हमें क्या क्या फोर्स मिलते हैं मैन के ऊपर? मैन के ऊपर फोर्स मिलता है नॉर्मल रिएक्शन का जो मशीन ने लगाया है, मैन का वेट है mg। लेकिन क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो लिफ्ट के अंदर मैन खड़ा है तो वो भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, और अगर मैन भी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो n ऊपर है, mg नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो हम लिख सकते हैं n माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए, या नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हो जाएगी mg प्लस ma, या नॉर्मल रिएक्शन को हम लिख सकते हैं mg प्लस a। मतलब जो रीडिंग आएगी अब वो रीडिंग उसके एक्चुअल वेट से ज्यादा आएगी, जितना भी मैन का वेट होता उससे ज्यादा रीडिंग मशीन बताता। आप खुद सोच सकते हैं लिफ्ट के अंदर खड़े हैं, अचानक से लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करने लगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप जमीन पर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे जमीन के ऊपर या मशीन के ऊपर तो जो मशीन रीडिंग बताएगी वो बढ़ जाएगी। अब जो रीडिंग होगी वो mg प्लस ए होगी। अच्छा, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, इसका मतलब और थोड़ा समझते हैं कि लिफ्ट एक्सेलरेटिंग अपवर्ड क्या लगता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही होगी? कोई जरूरी नहीं है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है तो दो केस हो सकते हैं। एक केस ये हो सकता है कि लिफ्ट मूविंग अप विद इंक्रीजिंग स्पीड। देखो एक्सेलरेशन जो है, अगर लिफ्ट जिस तरफ जा रही है एक्सेलरेशन भी उसी तरफ होगा तो लिफ्ट की स्पीड को बढ़ाता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट मूविंग अप विथ इंक्रीजिंग स्पीड, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। लेकिन अगर ऐसा हो कि लिफ्ट कमिंग डाउन विथ
डिक्रीजिंग स्पीड, तो इसका मतलब भी होता है कि एक्सेलरेशन ऊपर है, क्योंकि अगर लिफ्ट नीचे आ रही है और उसकी स्पीड कम होती जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर रहा होगा, जो नीचे आने वाली लिफ्ट की स्पीड कम करेगा। तो लिफ्ट नीचे आ रही है, स्पीड कम होती जा रही है, तब भी एक्सेलरेशन ऊपर होगा, और एक्सेलरेशन ऊपर होगा तब भी उसकी रीडिंग mg+a होगी। तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, तब भी एक्सेलरेशन ऊपर है। लिफ्ट नीचे आ रही है, स्पीड घट रही है, तब भी एक्सेलरेशन ऊपर है, और दोनों केस में उसकी रीडिंग इसके बराबर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड केस में। और जो थर्ड केस है ये हो जाएगा लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। तो अगेन ये एक लिफ्ट है, इसके अंदर एक मैन है, और ये मैन इस लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है। लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करती हुई आ रही है। तो अगर हम इसका एबीडी बनाते हैं तो क्या क्या फोर्स बना सकते हैं? हमें कह सकते हैं कि मैन के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, मैन का वेट mg नीचे लगेगा, और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं mg माइनस n इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स ऑफ g माइनस a, और जितनी n की वैल्यू आएगी वही उसकी रीडिंग हो जाएगी। तो इस केस में मशीन की जो रीडिंग है वो घट गई है, और जो मशीन की रीडिंग आ रही है वो m टाइम्स ऑफ g माइनस a के बराबर आई है। अब आप ये सोचें कि अगर ये लिफ्ट फ्री फॉल करने लगती, मतलब रस्सी अगर टूट जाती तो लिफ्ट फ्री फॉल करने लगती, तो ये a g के बराबर हो जाता, और अगर a को g के बराबर कर देते तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता या रीडिंग जीरो हो जाती। मतलब अगर आप एक लिफ्ट के अंदर खड़े हैं और लिफ्ट फ्री फॉल करने लगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका वेट जो है वो जीरो हो जाएगा, आपको कुछ भी फील ही नहीं होगा कि आपने जमीन पर कोई फोर्स लगाया है। फ्री फॉल जब करते हैं तो उस समय वेटलेसनेस की फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है कि हमारा जो वेट है उस समय जीरो हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिफ्ट के नीचे आने से इतनी रीडिंग आएगी। अब जैसा कि यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, मतलब ये कह सकते हैं कि लिफ्ट coming down with increasing speed, मतलब लिफ्ट नीचे आ रही है और स्पीड बढ़ती जा रही है। तो लिफ्ट कमिंग डाउन विथ इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब भी एक्सेलरेशन नीचे होता है, और दूसरा लिफ्ट मूविंग अप विथ डिक्रीजिंग स्पीड, मतलब लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन ऊपर जाते जाते स्पीड घटने लगे। लिफ्ट ऊपर जा रही है, स्पीड घटती जा रही है, तो स्पीड अगर घट रही है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नीचे होगा, और नीचे होगा तब भी उसका जो वेट होगा या रीडिंग जो आएगी m टाइम्स g माइनस से आएगी। तो यहाँ पर एक्चुअली तीन केस हो गए कि लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन नहीं है तो रीडिंग सही आती है, लेकिन लिफ्ट अगर एक्सेलरेट करती है ऊपर या नीचे की तरफ तो जो रीडिंग होती है वो बदल जाती है। रीडिंग या तो बढ़ जाती है लिफ्ट के ऊपर एक्सेलरेशन में, रीडिंग घट जाती है लिफ्ट के नीचे एक्सेलरेशन में। लेकिन अगर सिर्फ आपसे ये कहा जाए कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप नहीं बता सकते हो। लिफ्ट ऊपर की तरफ अगर जा रही है तो हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से जा रही हो तो रीडिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है और स्पीड बढ़ती जा रही है तो सेकेंड केस एक्सेलरेशन ऊपर रहेगा तो रीडिंग बढ़ जाएगी, और लिफ्ट ऊपर जा रही है लेकिन स्पीड घटती जा रही है तो एक्सेलरेशन नीचे होगा तो रीडिंग घट जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि अगर वेइंग मशीन की रीडिंग हमें पता है लिफ्ट के अंदर क्या है, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कैसे सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन मान लो ऐसा है कि इफ रीडिंग इज 700 न्यूटन when lift accelerates upwards and reading is 500 Newton when lift accelerates downwards with same
एक्सेलरेशन। ठीक है, फाइंड द ट्रू वेट ऑफ मैन। ट्रू वेट ऑफ मैन का मतलब भाई जब लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करेगी तब भी रीडिंग अलग आएगी बढ़ी हुई, लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करेगी तो रीडिंग घटी हुई आएगी। तो एक्चुअली उसकी वेट क्या है, रीडिंग का जो एक्चुअल उसका वेट होना चाहिए, ट्रू वेट, वो हमें निकालना है। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, क्या एक्सेलरेशन है हमको नहीं पता, तो हमको पता है कि जो रीडिंग होती है वो होती है mg+a। मतलब हम कह सकते हैं कि रीडिंग आई है 600 न्यूटन, सॉरी 700 न्यूटन, 700 न्यूटन इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ g+a के बराबर। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं mg+ma। और वही लिफ्ट जब नीचे की तरफ आती है तो उसकी रीडिंग हो जाती है mg-a या mg-ma। सेम एक्सेलरेशन है तो सेम ए हमने लिया है, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो 2mg और में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 600 इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू ट्रू वेट ऑफ द मैन। तो यहां से हम उसका ट्रू वेट बता सकते हैं कि ट्रू वेट जो होगा वो 600 न्यूटन के बराबर होगा। 600 न्यूटन इज इक्वल टू ट्रू वेट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग बैलेंस का। तो स्प्रिंग बैलेंस कैसे वर्क करता है और हमें कैसे इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। स्प्रिंग बैलेंस बेसिकली मास नापने के लिए यूज होता है, बट हम वेट से समझेंगे कि अगर वो वेट नाप रहा होता तो क्या होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस में होता क्या है कि एक इस तरीके की एक मशीन होती है, आपने देखा भी होगा कई बार, जिसमें कि इसमें अंदर स्प्रिंग लगी होती है और इसके नीचे एक हुक होता है। इसमें अगर हम मास को टांग दें, हैंग कर दें, तो ये छत से जाके बंध गया है। तो मास जितना खींचेगा, यहाँ पे मान लीजिए एक नीडल लगी हुई है, तो मास जितना स्प्रिंग को खींचेगा नीडल भी उतना नीचे आएगी, और जितना नीचे आएगी उसके हिसाब से वो रीडिंग को बता रहा होगा। ठीक है, अब अगर हमें इसकी रीडिंग के बारे में पता करना है कि रीडिंग क्या है, तो आप ये समझिए कि स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का मतलब एक तरीके से जैसे टेंशन होती है वैसे इसके अंदर भी टेंशन होगी। और अगर इसके अंदर टेंशन टी की है, अगर इसके अंदर टेंशन टी की है, तो ये टी की टेंशन ऑब्वियसली इसके वेट mg को बैलेंस करेगी। तो टी और mg एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और अगर हम ये मान के चलते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस ने वेट बताया होता, तो स्प्रिंग बैलेंस का वेट mg के बराबर हो जाता। ठीक है, मास निकालना होगा तो g से डिवाइड कर देंगे, तो ऑलरेडी mg पता है तो m आप निकाल सकते हो। तो आपको करना क्या है, स्प्रिंग बैलेंस का मतलब है कि सिंपली एक स्प्रिंग है, और ये जो स्प्रिंग बैलेंस होता है ये होता है मासलेस, मतलब इसका मास इतना कम होता है कि हम इसको मासलेस मान सकते हैं। और ये स्प्रिंग है जो कि इस तरीके से है। अब जैसे ही आप स्प्रिंग के नीचे एक मास को हैंग करते हैं, स्प्रिंग खिंच जाती है, और स्प्रिंग के खींचने से स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स जनरेट होता है टी का, जो कि इसके वेट mg के बराबर होता है, और टी और mg एक दूसरे के बराबर होते हैं। आप क्वेश्चंस को करने के लिए ये स्प्रिंग जो है इसको आप स्ट्रिंग मान लें, कोई अंतर नहीं आता। स्प्रिंग की जगह आप स्ट्रिंग मान लें, स्ट्रिंग से ज्यादा कंफर्टेबल होंगे आप लोग। तो अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रिंग मान लेते हैं और स्ट्रिंग के अंदर अगर टेंशन टी है, तो जो टेंशन टी होती है वही वेट होता है। तो आप स्प्रिंग बैलेंस के क्वेश्चन में स्प्रिंग बैलेंस को एक स्ट्रिंग मानकर क्वेश्चन कर सकते हैं, और जितनी उसके अंदर टेंशन होगी उतना ही उसने वेट को बताया होगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि हमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पर एक पुली है, यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया हमने जो सेंटर से कनेक्टेड है। यहां पर एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस आ गया, और यहां पर एक मास हैंग कर दिया हमने। यहां पे एक और स्प्रिंग बैलेंस आ गया, और यहां पर हमने एक और मास हैंग कर दिया। ठीक है, ये मास है मान लो 6 kg का, ये मास है मान लो 4 kg का। आपसे कहता है कि 3 स्प्रिंग बैलेंस हैं, तो तीनों में क्या क्या रीडिंग आई होगी। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रीडिंग ऑफ ऑल स्प्रिंग बैलेंसेस। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे करना है,
क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दोबारा बनाना है और जहां पर स्प्रिंग बैलेंस थे उसकी जगह स्ट्रिंग मान लेना है। ये जो स्प्रिंग बैलेंस था उसकी जगह भी एक स्ट्रिंग आ गई है और यहाँ वाले स्प्रिंग बैलेंस की जगह भी स्ट्रिंग आ गई। मतलब कहीं पर कोई स्प्रिंग नहीं रही है, हर जगह स्ट्रिंग है। इसका मास है 6 kg, इसका मास है 4 kg और हमें अब रीडिंग बतानी है। यहाँ पे जितनी टेंशन होगी, अगर हम मानते हैं कि इस रस्सी में टेंशन T है तो इसमें भी टेंशन T होगी क्योंकि रस्सी सेम है। और जितनी टेंशन होगी, मतलब स्प्रिंग बैलेंस की जगह रस्सी आ गई, स्प्रिंग बैलेंस की जगह रस्सी आ गई, और एक बार जो स्ट्रिंग आ गई उसमें टेंशन अगर आप निकाल लोगे तो आपको स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग मिल जाएगी। ये जो स्प्रिंग बैलेंस था उसकी जगह स्ट्रिंग आ गई। अब आपको पता है कि अगर इन दोनों रस्सियों में टेंशन T और T है तो इसमें रस्सी में टेंशन 2T है। तो हर एक स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, इस स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग T, इसकी रीडिंग T और इसकी रीडिंग 2T के बराबर है। अब T कैसे आएगा? आपको मैंने जब पुलिस के क्वेश्चन कराए थे तो आपको बताया था जब भी 2 मास का सिस्टम होता है तो टेंशन की वैल्यू होती है 2m1m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ग्रेविटी। ठीक है, ये T की वैल्यू। अब ये T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, m1 कितना है 6, m2 कितना है 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू ग्रेविटी कितनी है 10, और यहां से टेंशन की वैल्यू हो जाएगी 6 टू 12 4 48 न्यूटन। और अगर हम स्प्रिंग बैलेंस को वेट बताने के लिए यूज कर रहे हैं तो इसकी रीडिंग है 48 न्यूटन, इसकी रीडिंग है 48 न्यूटन, इसकी रीडिंग भी है 48 न्यूटन और इसकी रीडिंग है 96 न्यूटन, क्योंकि उस रस्सी में टेंशन डबल होगी। ये दोनों रस्सी में T थी तो इसकी टेंशन 2T के बराबर आई। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस है जिसका एक हिस्सा हमने दीवार से अटैच कर दिया है और हमने यहाँ पे फोर्स लगाया है 10 न्यूटन का। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि इसकी रीडिंग क्या होगी। तो अगेन आपको ये समझना है कि अगर हमें रीडिंग निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस को एक रस्सी मान लेंगे और रस्सी को अगर आपने 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा है तो हमको पता है कि रस्सी के अंदर टेंशन उतनी ही आ जाती है जितना फोर्स आप लगा के खींचते हो। ये आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, जितना फोर्स रस्सी को खींचोगे टेंशन उसी के बराबर होगी। तो टेंशन की वैल्यू भी 10 न्यूटन है और जो टेंशन आ जाएगी यही इस मशीन की स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग बन जाएगी। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग हम इस तरीके से निकालते हैं। अब अगर हो सकता है कि 2 स्प्रिंग बैलेंस होते, यहां पर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया गया और फिर एक और स्प्रिंग बैलेंस नीचे लगा दिया गया और इनके नीचे जाकर एक मास को हैंग कर दिया गया। ये पहला स्प्रिंग बैलेंस है और ये दूसरा स्प्रिंग बैलेंस, दोनों आइडेंटिकल है और ये मास जो है वो 10 kg का है। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रीडिंग्स ऑफ ईच बैलेंस। दोनों बैलेंसेस की क्या क्या रीडिंग होगी। तो आप इस डायग्राम में ऊपर वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी जगह स्ट्रिंग मान लोगे, नीचे वाला जो स्प्रिंग बैलेंस है उसकी जगह भी स्ट्रिंग मान लोगे और ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगी जिसमें 10 kg का मास नीचे हैंग है। तो यहाँ पे 100 न्यूटन m इंटू जी का फोर्स लगेगा। जितनी टेंशन यहाँ होगी उतनी टेंशन यहाँ होगी। आपको पता है कि पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहती है क्योंकि ये मासलेस है, इस रस्सी भी मासलेस है और जितनी टेंशन यहाँ है उतनी टेंशन यहाँ है। और टेंशन किसके बराबर है? टेंशन हर जगह T है। ठीक है, हर जगह T है। तो यहाँ पे अगर हम इसके लिए देखते हैं तो ये T का फोर्स ऊपर लगा है, ये 100 के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रीडिंग 100 न्यूटन है, इसकी रीडिंग भी 100 न्यूटन है। kg में बताना हो तो आप g से डिवाइड कर देते, 10 g मतलब 10, तो 100 डिवाइड बाई 10 मतलब 10 kg इसकी भी रीडिंग आती और 10 kg इसकी भी रीडिंग आती अगर हमको kg में बताना होता। ठीक है, तो स्प्रिंग बैलेंस के जो क्वेश्चंस हैं आपको उसमें स्प्रिंग को हटाकर एक स्ट्रिंग लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगले इस पार्ट में आते हैं जहां पे स्प्रिंग बैलेंस को हम एक लिफ्ट के अंदर रखेंगे और लिफ्ट के अंदर रखने से क्या चेंजेस आते हैं। जैसे वेइंग मशीन को हमने लिफ्ट के अंदर रखा था वैसे स्प्रिंग बैलेंस को भी लिफ्ट के अंदर रखते हैं। तो अगेन 3 केसेस जो वहां पर थे यहां पर भी 3 केसेस आएंगे। स्प्रिंग बैलेंस इनसाइड लिफ्ट। पहला केस कौन सा है कि
लिफ्ट एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये लिफ्ट हो गई जो कि रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। और जो भी स्प्रिंग बैलेंस लगा है एक्चुअली है तो वो स्ट्रिंग ही, आपको हमेशा स्प्रिंग बैलेंस को स्ट्रिंग मानना है। तो भले यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस लगा होता, आप उसको कन्वर्ट कर देते स्ट्रिंग में और स्ट्रिंग से क्वेश्चन सॉल्व करते। तो हम ये कह सकते थे कि इसमें जो टी लग रहा है और जो एम जी लग रहा है ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और टी और एम जी अगर बराबर हैं, टी इज इक्वल टू एम जी, तो यही उसकी रीडिंग हो जाएगी स्प्रिंग बैलेंस की। ठीक है, सेकेंड केस, लिफ्ट एक्सिलरेटिंग अपवर्ड्स। मैंने आपको वेइंग मशीन में भी बताया था कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो वहां भी मैंने दो तरीके बताए थे कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर है तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा सकती है स्पीड को बढ़ाते हुए, या नीचे की तरफ भी आ सकती है स्पीड को घटाते हुए। जब नीचे आने स्पीड घटेगी तब भी एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो ये एक्सेलरेशन ऊपर हो गया। ये स्प्रिंग बैलेंस है जिसको मैं स्ट्रिंग बना के समझ रहा हूं, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस को स्ट्रिंग से कन्वर्ट कर सकते हैं। टी इतनी ऊपर है, एम जी नीचे है, लेकिन ये एम का मास ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। तो टी ऊपर एम जी नीचे, तो लिखेंगे टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, या टी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए। और जो आया है टेंशन वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग, तो रीडिंग बढ़ गई है। वहां पर एन आता था इतना, एन इज इक्वल टू एम जी प्लस ए, यहाँ पे टी आ गया है, मतलब दोनों का सेम काम है। जितना रीडिंग स्प्रिंग बैलेंस ने बताया है उतनी ही रीडिंग वहां पर वेइंग मशीन भी बता रही थी। और जो थर्ड केस है, लिफ्ट एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स। इसमें टी ऊपर है, एम जी नीचे है, और लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है। और लिफ्ट अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, या टी की वैल्यू हो जाएगी एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए, और जितनी टेंशन आई है उतनी इसकी रीडिंग होगी। तो सब कुछ सेम है जो वेइंग मशीन के साथ था, कि जो रीडिंग वहां पर हमको मिलती थी वही रीडिंग हमको यहाँ पर भी मिलती है, और सेम तरीका है कि जिस तरीके से हम रीडिंग को फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या है कि एक लिफ्ट के अंदर दो स्प्रिंग्स लगी हैं, एक स्प्रिंग इधर है, दूसरी स्प्रिंग इधर है। इसको आप स्प्रिंग बैलेंस मान सकते हैं। ठीक है, डायग्राम में स्प्रिंग कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस बताए की बात। अब क्या किया कि इन दोनों को खींचकर इनके बीच में एक मास लगा दिया गया, और अगर इसको हम खींच के यहां पे ले आते हैं, नीचे वाले को खींच के यहां ले आते हैं और इनके बीच में एक मास अटैच कर देते हैं, तो दोनों स्प्रिंग की कुछ कुछ रीडिंग आएगी, क्योंकि दोनों स्प्रिंग की लेंथ को खींचा गया है तो टेंशन आ गई होगी। और ये दिया गया है कि इस लिफ्ट को ऊपर की तरफ 10 से हम एक्सेलरेट कराते हैं। इसको हम S1 कहते हैं, इसको S2 कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि रीडिंग ऑफ S1 इज इक्वल टू 90, रीडिंग ऑफ S2 इज इक्वल टू kg में है, तो न्यूटन में हम ऑब्वियसली बदल सकते हैं 30 kg। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का मास चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि ये स्प्रिंग जो है, अगर हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते तो स्ट्रिंग में टेंशन T1 ऊपर आती, ये स्प्रिंग में टेंशन नीचे आती, क्योंकि रस्सियां हमेशा खींचने का काम करती, स्प्रिंग भी अपनी तरफ खींच रही होगी। और अगर इसका मास m के बराबर है तो हम T1 ऊपर है, T2 नीचे है, और इसका वेट जो है ब्लॉक का mg वो भी नीचे लग रहा होगा। तो क्या इक्वेशन हम लिख सकते हैं इसके मोशन की, क्योंकि ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, पूरी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, तो T1 माइनस T2 माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, अब T1 की वैल्यू कितनी है, तो अगर आप ध्यान दें कि अगर हमको रीडिंग kg में दी है
तो न्यूटन में निकालने के लिए आप इसको ग्रेविटी जी मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। उसी तरीके से इसको ग्रेविटी जी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी। इसकी रीडिंग मतलब इसका टेंशन, इसकी रीडिंग मतलब इसका टेंशन। तो इसकी रीडिंग कितनी बताई है? 900, मतलब टेंशन है 900, माइनस इसकी रीडिंग बताई है 300, इसकी टेंशन है 300, माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 10 के बराबर। अब जी भी 10 होता है तो 600 इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ जी प्लस 10। जी भी 10 है, ये 10 है, तो ये हो जाएगा एम इंटू 20। 20 और यहाँ जाके कैंसिल होके कितना बचेगा? 30। तो इसका मतलब मास इज इक्वल टू 30 kg। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों स्प्रिंग्स की रीडिंग अगर पता है तो हम ये बता सकते हैं कि उस ब्लॉक का मास कितना रहा हो। स्प्रिंग बैलेंस के बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जहां पर आपको एक डायग्राम दिया रहता है और फिर किसी रस्सी को या किसी स्प्रिंग को काट दिया जाता है और फिर पूछता है कि काटने के तुरंत बाद जो ब्लॉक्स हैं उनके क्या एक्सेलरेशंस हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। आप अगर किसी भी रस्सी को काटते हो या किसी स्प्रिंग को काटते हो तो जैसे ही उसको काटोगे उसके अंदर टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो टेंशन तब तक रहेगी जब तक आप उसको नहीं काटते हो, लेकिन जैसे ही काटोगे उसके अंदर टेंशन तुरंत जीरो हो जाएगी। दूसरी बात, स्प्रिंग के अंदर टेंशन आती क्यों है? क्योंकि स्प्रिंग खिंचती है या दबाई जाती है तो टेंशन आती है। तो अगर एक स्प्रिंग खिंची हुई है, ठीक है, तो अगर स्प्रिंग खिंची हुई है और आप स्प्रिंग को कोई भी चेंज नहीं करते हो तो बाकी कहीं जगह आपने किसी रस्सी को काट दिया तो स्प्रिंग की लेंथ में तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तुरंत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो इसका यह मतलब रहेगा कि आपने अगर किसी और रस्सी या किसी और स्प्रिंग को काटा है लेकिन जो पहली स्प्रिंग थी हमने उसको नहीं काटा है तो उसमें लगने वाली जो टेंशन है उसमें तुरंत कुछ चेंज नहीं आएगा, टाइम के संग चेंज जरूर आएगा। लेकिन हमसे पूछता है कि इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग, तो आप ये मान के चलोगे कि इमीडिएटली आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग और स्प्रिंग, जिस स्प्रिंग या स्ट्रिंग को नहीं काटा गया है उसके अंदर तुरंत कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्प्रिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें यह याद रखना है कि टेंशन becomes zero when spring or string is cut. दूसरा, other spring which is not cut, other spring which is not cut मतलब जिस स्प्रिंग को हमने नहीं काटा है उसमें will not have immediate change in tension। जिस स्प्रिंग को आपने नहीं काटा है उसमें तुरंत कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो, इन चीजों को हम एक प्रॉब्लम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक छत है जिसमें कि एक स्प्रिंग लगी हुई है, यहां पे एक मास अटैच कर देते हैं, फिर एक रस्सी लगा देते हैं या फिर एक और स्प्रिंग लगा देते हैं, यहाँ भी एक मास अटैच कर देते हैं और यहाँ से एक रस्सी लगाते हैं और यहाँ पे एक मास अटैच कर, तीन मासेस। ठीक है, अब इसका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इसका कोई स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, इसका रस्सी में टेंशन होगी। मासेस की जहाँ तक बात है तो ये मास हम मान लेते हैं कि m के बराबर है या 10 kg के बराबर है, 1 kg मान लो 1 kg के बराबर है, ये मास 2 kg के बराबर है, ये मास 3 kg के बराबर। ठीक है, अब क्या करेगा कि इस वाली रस्सी को काट देगा और काटने के बाद कहेगा कि काटने के तुरंत बाद जो बाकी मासेस हैं उनके क्या एक्सेलरेशंस होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड the accelerations of masses after string is cut, masses just
जैसे ही हमने स्ट्रिंग को काटा है उसके तुरंत बाद क्या एक्सेलरेशन होगी। तो पहला काम ये रहेगा कि हम सारी जो स्प्रिंग है या स्ट्रिंग है उसमें टेंशन निकालेंगे। तो जब तक हमने इसको कट नहीं किया था तब तक इस रस्सी के अंदर अगर टेंशन T1 है तो हम कह सकते हैं कि ये T1 की टेंशन इसमें ऊपर लग रही होगी और उसका वेट 1 kg का है। तो अगर आप इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, इसी को सिस्टम लेते, तो T1 और 1G दोनों बराबर हो जाते। मतलब T1 की वैल्यू है 1 इंटू जी, मतलब 10 न्यूटन के बराबर। उसी तरीके से इस स्प्रिंग में टेंशन T2 है, ये टेंशन T2 ऊपर, ये टेंशन T2 इधर, और यहाँ पे टेंशन T1 थी तो ये T1 ही रहेगी। ठीक है। अगर हमें यहाँ पे टेंशन निकालनी है, आप स्प्रिंग को सिंपली रस्सी मान के कर सकते हो। यहाँ पे अगर हमें टेंशन निकालनी है तो इस रस्सी ने अपने नीचे जितना भी मास रखा होगा उसके बराबर के वेट के बराबर टेंशन हो जाएगी। तो जो T2 होगा, इसके नीचे कितना मास है, 3 kg है, तो T2 हो जाएगा 3 इंटू जी, मतलब 30 न्यूटन के बराबर। उसी तरीके से ऊपर वाली जो रस्सी है, स्प्रिंग है, इसमें कुछ टेंशन T3 होगी और ये टेंशन T3 होगी कि इसके नीचे जितना भी वेट है उसके बराबर की उसकी टेंशन होगी। तो जो T3 होगी ये 3, 4, 5, 6, तो T3 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू जी, मतलब 60 न्यूटन। तो पहला काम रहेगा कि आपको तीनों में टेंशन निकालनी है। भले ये स्प्रिंग दी है लेकिन रस्सी 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 बांधकर हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉब्लम्स करी हैं टेंशन निकालने की। तो जिस भी रस्सी में टेंशन निकालनी होती है उसके नीचे जितना भी mg है वो उसके अंदर टेंशन होती है। इस रस्सी की टेंशन 2 + 1g, इस रस्सी की स्प्रिंग की टेंशन 3 + 2 + 1g। ठीक। अब अगला स्टेप आता है कि हम जब उस स्ट्रिंग को कट करते हैं, जब स्ट्रिंग को कट करते हैं तो आप इस डायग्राम को दोबारा बनाएं। यहां पर एक स्प्रिंग आ गई, ये दूसरी स्प्रिंग आ गई और रस्सी कट गई है तो ये मास अलग हो गया। ठीक है, इस तरह का डायग्राम बनेगा। रस्सी कट चुकी है, मास अलग हो चुका है। ये कौन सा मास है, 1 kg का, ये 2 kg का, ये 3 kg का। क्योंकि ये रस्सी कट चुकी है तो अब ये तो फ्री फॉल करने लगेगा और इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, क्योंकि कटने का मतलब फ्री फॉल करना, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर। बीच वाले मास की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि नीचे वाली रस्सी कट चुकी है तो ये T1 की टेंशन अब नहीं रहेगी क्योंकि वो रस्सी कट चुकी है। हाँ, ये T2 की टेंशन जरूर रहेगी। तो अगर हम इस ऊपर बीच वाले मास को देखें तो T2 की टेंशन इसके ऊपर जरूर लग रही होगी। ठीक है, और यहां पर भी वो T2 रहेगा, यहां पे T3 था वो रहेगा। ठीक है, मतलब कौन हट गया, जो रस्सी में टेंशन T1 होती थी वो गायब हो गई है, ये टेंशन T1 गायब हो गई है। बाकी T2 जैसा था वैसे ही बना हुआ है, T3 जैसा था वैसे ही बना हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जैसे ही इस रस्सी को काट दिया गया, अब ये मास जो है ये ऊपर की तरफ भागना चाहेगा, और ऊपर की तरफ भागना चाहेगा तो ऊपर की तरफ टेंशन T2 लग रही है, नीचे इसका वेट लग रहा होगा, कितना वेट लग रहा होगा, 20 का, और ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा होगा एक्सेलरेशन A1 से। तो क्या इक्वेशन लिख सकते हैं इस मास की, T2 - 20 = 2 × A1, और T2 कितना था हमने निकाला था, T2 था 30, तो 30 - 20 = 2 × A1, तो ये आ जाएगा 5 = A1, मतलब इसका एक्सेलरेशन 5 के बराबर आ गया। ठीक, जो सबसे ऊपर वाला मास है अगर आप उस पर ध्यान से देखें तो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। इस मास में फोर्सेस में चेंज इसलिए आया है क्योंकि जैसे ही आपने इस रस्सी को काटा ये नीचे वाला फोर्स गायब हो गया। तो जब किसी भी मास पे लगने वाले इनिशियल फोर्सेस, जब तक ये रस्सी थी तब तक T1 था, और फाइनल फोर्सेस रस्सी कट गई T1 चला गया। तो किसी भी मास पे लगने वाले इनिशियल और फाइनल फोर्स में अगर चेंज आता है तभी उसका एक्सेलरेशन होगा। इस मास पे इनिशियल T1 था, इस मास में फाइनल T1 नहीं है, इसके पास एक्सेलरेशन होगा, और जो ग्रेविटी के बराबर है फ्री फॉल। इस मास पे इनिशियल T1 था, इस मास में फाइनल T1 नहीं है, इसके पास एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जो ऊपर वाला मास है उसमें पहले भी T3 था और T2 था, अभी भी T3 और T2 है, इस पे लगने वाले फोर्सेस में कोई चेंज नहीं आया है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 होगा। मतलब आपको एक्सेलरेशन किसका मिलेगा, जिस पे फोर्स जो लग रहे थे वो बदले गए हैं। अगर फोर्स में नहीं कोई चेंज आया है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो IIT में आया हुआ है इसमें वो मैं बताता हूं।
इसमें क्या है कि एक स्प्रिंग लगी है, ये 2m का मास है, नीचे एक रस्सी है, ये m का मास है, इसको काट दिया जाएगा। तो पूछा है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ मासेस जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हमने सीखे? हमने ये सीखा कि जब तक हमें इस रस्सी को नहीं काटा गया है तो इसके अंदर टेंशन कितनी है, T1 की है, और इसके अंदर टेंशन जो है वो T2 की है। दोनों वैल्यू निकाल ली। T1 इसके नीचे जो वेट है इसके बराबर होगा, तो T1 मतलब इसके नीचे सिर्फ mg है, तो T1 हो जाएगा mg के बराबर, और जो T2 होगा ये हो जाएगा कि इसके नीचे कितना वेट है। तो T2 के नीचे टोटल वेट कितना है, 2m और m मिला के 3m, तो T2 जो होगा वो 3mg हो जाएगा। तो पहला काम था कि हमने दोनों में वेट टेंशन निकाल ली। फिर हमने जैसे ही स्प्रिंग को कट किया, स्ट्रिंग को, तो ये रस्सी गायब हो जाएगी, और जैसे ये रस्सी गायब हुई तो क्या डायग्राम बना सकते हैं? अब वो रस्सी के गायब होते ही ये स्प्रिंग तो रहेगी, और इस स्प्रिंग में इमीडिएट कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब इस स्प्रिंग में अगर ये मास 2m का था, तो अगर स्प्रिंग में T2 की टेंशन लग रही थी वो अभी भी लगती रहेगी, लेकिन जैसे ही ये रस्सी कट गई है तो ये रस्सी की टेंशन गायब हो जाएगी, और ये डायग्राम बनेगा, बीच की रस्सी गायब हो गई। तो क्योंकि इस पे लगने वाला T1 हट गया है तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, और इस पे लगने वाला T1 भी हट गया है तो इसका भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो जिसके ऊपर लगने वाले फोर्स में चेंज आता है उसी का एक्सेलरेशन होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये तो फ्री हो गया है, और फ्री हो गया है तो ये फ्री फॉल ग्रेविटी से नीचे की तरफ कर रहा होगा, लेकिन ऊपर वाला जो मास है इसमें T2 की टेंशन लग रही है, इसका जो वेट है वो 2mg का नीचे लग रहा है, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हम मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या इक्वेशन हम बना सकते हैं? हम लिख सकते हैं T2 माइनस 2mg, T2 माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए। ठीक है, T2 कितना था देखो, निकालो 3mg निकालो, तो 3mg माइनस 2mg इज इक्वल टू 2m इंटू ए। इसका मतलब यहां से आ जाएगा g/2 इज इक्वल टू ए। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन g/2 का ऊपर की तरफ है, और इसका एक्सेलरेशन g का नीचे की तरफ है। ठीक है, तो क्वेश्चन IIT JEE में आया हुआ था, और इसी तरीके से हमको करना है कि जिस भी रस्सी को काटा गया है वो रस्सी जिन जिन ब्लॉक से जुड़ी हुई है उनके एक्सेलरेशंस हो जाएंगे, और जिस रस्सी को नहीं जिस स्प्रिंग को नहीं काटा गया है वो स्प्रिंग में जितनी टेंशन पहले थी अभी भी हम उस स्प्रिंग में उतनी टेंशन मान सकते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के लिए एक पार्ट ये बचता है कि स्प्रिंग को हम कट करते हैं तब उसमें क्या चेंजेस आते हैं, और सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम किसी स्प्रिंग को दो या दो हिस्सों से ज्यादा में कट करते हैं तो आपको याद रखना है कि किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, और अगर इसकी लेंथ L के बराबर है तो जो K होता है ये L के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी लंबी लेंथ उतना उसका कम स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। या आप ये मान सकते हैं कि K इंटू एल का जो मल्टीप्लीकेशन होता है ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमने स्प्रिंग को दो हिस्सों में काट दिया या तीन हिस्सों में काट दिया, मान लो एक हिस्सा ये है दूसरा हिस्सा ये, अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और लेंथ L1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है लेंथ L2 है, तो आप ये कह सकते हो कि K इंटू एल उतना ही होगा जितना K1 L1 है। ठीक है, और K इंटू एल उतना ही होगा जितना K2 L2 है। इसका मतलब क्या यहां से ये कहा जा सकता है कि K इंटू एल अपॉन L1 ये K1 बन जाएगा, और यहां से कहा जा सकता है K इंटू एल अपॉन L2 ये K2 बन जाएगा। तो आपको अगर पता है कि कितनी लेंथ है तो उसके अकॉर्डिंगली आप ये बता सकते हो कि क्या क्या स्प्रिंग कांस्टेंट्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K is divided into two parts of length ratio 1:2. Find spring constant of two parts. ठीक है, जो दो पार्ट्स बचे हैं उनके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो।
तो आप ये कह सकते हो कि अगर किसी भी स्प्रिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो अगर जो स्प्रिंग थी, अगर इसकी लेंथ L के बराबर थी और इसको हमने जो दो पार्ट में डिवाइड किया है उसकी लेंथ का रेशियो 1:2 है, तो हम मान लेते हैं कि ये लेंथ अगर x की थी तो ये लेंथ 2x की हो जाएगी। 1:2 का लेंथ का रेशियो है और ये दोनों लेंथ मिलके ओरिजिनल लेंथ के बराबर होनी चाहिए, तो x + 2x L हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू L/3 हो जाएगी। अगर s की वैल्यू L/3 है मतलब इसकी लेंथ L/3 है और इसकी लेंथ 2L/3 है, तो दोनों पार्ट्स की लेंथ आ गई। अब हमें पता है कि अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, तो क्या कह सकते हैं, k इंटू L उतना ही होगा जितना k1 इंटू x, और x कितना है L/3, तो k1 इंटू L/3, इसका मतलब L और L कैंसिल हो जाएगा और 3k इज इक्वल टू k1। ये हमने k1 निकाल लिया। उसी तरीके से k इंटू L का मल्टीप्लीकेशन k2 इंटू 2x के बराबर आ जाएगा, तो k इंटू L इज इक्वल टू k2 इंटू 2x, और 2x की वैल्यू 2L/3 है, तो k2 इंटू 2L/3, L और L कैंसिल हो जाएगा, k2 की वैल्यू हो जाएगी 3k/2। इस तरीके से आप दोनों पार्ट्स के स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हो। तो स्प्रिंग के लिए आपको याद रखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट इंटू लेंथ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कांस्टेंट होता है। दूसरा, स्प्रिंग के लिए सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में जो स्प्रिंग्स होती हैं वो एक के बाद एक जब लगी होती हैं तो हम इनको सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये k1 है, ये k2 है, ये k3 है, ठीक है। और अगर हम इन तीनों स्प्रिंग के बदले कोई नई स्प्रिंग लगाएंगे तो हम कह सकते हैं वो उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब अगर इन तीनों स्प्रिंग के बदले हम एक सिंगल स्प्रिंग लगाते तो हम ये मान लेते कि ये तीनों स्प्रिंग मिलके जो काम कर रही हैं, अकेले ये स्प्रिंग ने भी वही काम किया, ठीक है। अगर आपने इसके नीचे एक ब्लॉक को हैंग किया तो इसके नीचे भी एक ब्लॉक को हैंग किया, इस स्प्रिंग की लेंथ x1 x3 से बढ़ गई, इस स्प्रिंग की लेंथ x2 से बढ़ गई और इस स्प्रिंग की लेंथ x1 से बढ़ गई। तीनों स्प्रिंग की लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ गई। उसी तरीके से जब स्प्रिंग के अंदर भी बांधा गया होगा तो इसकी भी लेंथ में कुछ ना कुछ इंक्रीज आया होगा, और ये इंक्रीज उतना ही होना चाहिए जितना तीनों मिलके कर रहे हैं। मतलब तीनों आइडेंटिकली नीचे की तरफ, तीनों मिलके इस मास को नीचे की तरफ लाएंगे, वो स्प्रिंग अकेला नीचे की तरफ लाएगी। तो अगर ये x है तो x की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जो x होगा ये x1 प्लस x2 प्लस x3 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्योंकि हम स्प्रिंग को हमेशा एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं तो आप इसको पूरी एक लंबी रस्सी मान सकते थे, और रस्सी में हर जगह पे टेंशन सेम रहती, तो जितनी टेंशन यहां पर होती उतनी ही टेंशन यहां पर होती, उतनी ही टेंशन यहां होती। पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहती तो टी हर जगह सेम होता। और स्प्रिंग के लिए टेंशन का क्या फॉर्मूला है? k इंटू एक्स। k उसका स्प्रिंग कांस्टेंट और x उसकी लेंथ। तो हम ये कह सकते हैं जो t है वो k1 x1 भी है, k2 x2 भी है, k3 x3 भी है, क्योंकि इसके लिए हम कहेंगे k3 x3 है टेंशन, इसके लिए k2 x2 है, इसके लिए k1 x1 है। और ये जो t लग रहा है ये एक्चुअली इस ब्लॉक के वेट को बैलेंस करने के लिए लग रहा है। तो यही टेंशन पूरी जगह पर है और ये टेंशन ने ब्लॉक के वेट को बैलेंस किया है। तो हम ये कह सकते हैं ये k1 x1 इज इक्वल टू k2 x2 इज इक्वल टू k3 x3 इज इक्वल टू mg। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि x1 जो होगा ये mg बाई k1 होगा, x2 जो होगा ये mg बाई k2 होगा, x3 जो होगा ये mg बाई k3 होगा। मतलब अगर आपको किसी भी स्प्रिंग के अंदर पता करना है कि कितना उसके अंदर एक्सटेंशन आया है तो mg डिवाइड बाई k1 पहली स्प्रिंग के अंदर, mg बाई k2 दूसरी स्प्रिंग के अंदर और mg बाई k3 तीसरी स्प्रिंग के अंदर, ये तीनों स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन होंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो एक ही रस्सी है और इस रस्सी की जो टेंशन होगी T वो यहाँ पे mg के बराबर होनी चाहिए, और k अगर ये है और x ये है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? k इंटू एक्स इज इक्वल टू mg। स्प्रिंग के अंदर की टेंशन kx होती है
तो k इंटू एक्स इज इक्वल टू एम जी, या x को हम लिख सकते हैं mg बाई k। ठीक है, तो यहां से x1 x2 x3 आ गए और यहां से हमें x मिल गया। तो हमें यह भी पता है कि x1 x2 x3 का सम x के बराबर होता है। तो अगर हम इन तीनों की वैल्यूज जोड़कर इसके बराबर कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू x, मतलब mg बाई k1 प्लस mg बाई k2 प्लस mg बाई k3 इज इक्वल टू mg बाई k। x की वैल्यू इतनी थी तो mg कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3 इज इक्वल टू 1 बाई k। इसका मतलब अगर हम कई सारी स्प्रिंग के बदले एक स्प्रिंग लगाते हैं तो जो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आना चाहिए k, ये 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3 के बराबर है। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि हर स्प्रिंग के अंदर कितना कितना एक्सटेंशन है, तो mg बाई k1 पहली स्प्रिंग, mg बाई k2 दूसरी स्प्रिंग और mg बाई k3 तीसरी स्प्रिंग। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस हो गए और ये हो गया रिलेशन कि तीनों स्प्रिंग के बदले एक सिंगल स्प्रिंग होती तो क्या वैल्यू आती। उसी तरीके से अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है इसको समझते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स में स्प्रिंग्स एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं, ये लगी है फिर ये लगी है, हो सकता है तीन एक और स्प्रिंग, दो से समझते हैं। अगर हमने इन दोनों के बदले एक सिंगल स्प्रिंग लगाई है, उसके नीचे भी सेम ब्लॉक लगा दिया है, तो जो काम दोनों मिलके करेंगे वो काम ये भी करेगा। और अगर ये ब्लॉक नीचे आया है तो हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक अगर x से नीचे आया है तो दोनों स्प्रिंग x से खींचेंगी, और अगर दोनों स्प्रिंग x से खींचेंगी तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, इसका k1 है, k2 इसका k है, तो इसके अंदर टेंशन T1 है, इसके अंदर टेंशन T2 है, वेट mg नीचे, इसके अंदर टेंशन T, इसका वेट mg नीचे। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दोनों की टेंशन मिलकर इसके वेट को बैलेंस कर रही है। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। T1 कितना है, K1, और स्प्रिंग कितने से खींची है, x से, तो T1 की जगह लिख सकते हैं K1x। T2 कितना है, K2, स्प्रिंग खींची है x से, K2x इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो ये आ जाएगा K1 प्लस K2 इंटू एक्स इज इक्वल टू mg। इसके लिए क्या लिखोगे, T इज इक्वल टू mg, और T किसके बराबर होगा, K, और ये भी x से ही नीचे आया है क्योंकि आइडेंटिकल है कंपैरिजन के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे kx इज इक्वल टू mg। अगर इसको फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड मानते हो, तो राइट हैंड साइड में दोनों जगह mg है, लेफ्ट हैंड साइड में दोनों जगह x है, तो k1 प्लस k2 को k के बराबर कंपेयर करके कहा जा सकता है इन दोनों स्प्रिंग के बदले अगर एक स्प्रिंग रखी जाएगी तो उसका k k1 प्लस k2 होता है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में k k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4 होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2 प्लस 1 बाई k3 यहां से निकालते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक बात और आप याद रखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब यह होता है कि दोनों स्प्रिंग में बराबर बराबर चेंजेस आए हैं। और अगर मैं ये डायग्राम बना रहा हूं तो इसमें ये दो जो स्प्रिंग्स हैं K1 और K2 की, ये पैरेलल में जुड़ी हैं, सीरीज में नहीं जुड़ी हैं। सीरीज में तब जुड़ी होती हैं जब बीच में कोई मास नहीं होता, स्प्रिंग और स्प्रिंग होती तो सीरीज कह सकते हो, लेकिन अगर स्प्रिंग फिर मास फिर स्प्रिंग तो ये पैरेलल होगा। रीजन ये है कि अगर ये ब्लॉक नीचे खींच दिया जाए तो ऊपर वाली स्प्रिंग ऊपर की तरफ खींचेगी K1x से, और ये ब्लॉक अगर नीचे आ गया है तो नीचे वाली स्प्रिंग भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी K2x से, तो K1x भी ऊपर लगेगा, K2x भी ऊपर लगेगा, और दोनों मिलके उसके वेट mg को बैलेंस करेंगे तो सेम इक्वेशन आएगी K1x प्लस K2x इक्वल टू mg। वहां से हमको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि ये कॉम्बिनेशन भी पैरेलल ही कहा जाएगा। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन हम करते हैं कि ये एक स्प्रिंग हो गई, ये स्प्रिंग हो गई, ये एक स्प्रिंग है, टू के के और ये है 4k। ठीक है, फाइंड द नेट स्प्रिंग कांस्टेंट।
इस पूरे सिस्टम का हमें नेट स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो जैसे ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में हम लिखेंगे 1/k1 प्लस 1/k2, और अगर हम उस तरीके से इन दोनों का निकालते, ये दोनों जो सीरीज में हैं, तो इन दोनों का निकल के आता सीरीज कॉम्बिनेशन से k का। ठीक, उसी तरीके से ये दोनों भी सीरीज में हैं और इन दोनों का हम निकालते 4k और k का, तो ये 2k होता। ठीक, ये k है और ये 2k है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। k और 2k, सॉरी k और k पैरेलल में हो गए तो 2k हो गया। और ये जो ऊपर 2k आया है और ये जो नीचे 2k आया है, क्या ये यही डायग्राम है? तो ऊपर का ये दोनों मिला के 2k हो गया और ये 2k इस 2k के संग पैरेलल हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो k नेट आएगा ये 2k ऊपर और 2k नीचे मिला के 4k के बराबर आएगा। मतलब सारे स्प्रिंग के बदले अगर एक सिंगल स्प्रिंग लगानी होती तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4k के बराबर आता। ठीक है, अच्छा, अगली क्लास में हम लोग जो है वो सूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक वही पार्ट है जो बचा हुआ है। हालांकि सूडो फोर्स के बिना हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कई बार किताबों में सूडो फोर्स से क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता है। आप बिना सूडो फोर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सूडो फोर्स कहाँ पर यूजफुल होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास सूडो फोर्स की रहेगी, जिसके बाद हमारा एनएलएम का पार्ट खत्म होगा। फिर हम लोग उसकी अगली क्लास में फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है।